दोस्तों, अब्बू धाबी में मुसलमानों द्वारा की गई बैठक के दौरान आतंकवाद और देशभक्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैसेज खासकर भारत के मुसलमानों को दिया गया है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस बारे में। सऊदी अरब ने दिया भारत के मुसलमानों को बड़ा झटका, कहा कट्टरपंथियों पर रोक लगाए। भारत के मौलाना कट्टरपंथियों के नहीं बल्कि देश के रहे वफादार। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम काउंसिल की बैठक में 150 देशों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, इस काउंसिल की मीटिंग में ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों को करारा झटका मिला है जो कि यह सोच रहे थे कि हम कट्टरपंथ और चरमपंथ फैलाएंगे और मुस्लिम देश हमारा साथ देंगे। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने अब अपने देश के कट्टरपंथियों पर उन मौलानाओं से लगाम लगाने की अपील की है और उन्होंने कहा कि देश के प्रति मुसलमान वफादार रहे। यह सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। अब भारत के मुसलमानों और मौलानाओं को सोचने की जरूरत है कि वह देश के प्रति वफादार होंगे या वह उन आतंकवादियों और जिहादियों के प्रति जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज काउंसिल के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में इस्लामिक दुनिया की एकता को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुस्लिम देशों के 500 से अधिक धार्मिक नेताओं, विद्वानों और सामाजिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की थीम इस्लाम धर्म की एकता और चुनौतियां थी। इसका आयोजन शेख नगवान बिन मुबारक अल नहयान की अगुवाई में हुआ। यह TTWMC की चौथी वर्षगांठ थी। बैठक का आयोजन अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में था। इस दौरान शेख नगदब बिन मुबारक ने कहा कि मुस्लिम दुनिया का आधार विज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इस्लाम विज्ञान और ज्ञान का मजहब है, इसलिए यह जरूरी है कि विज्ञान और शोध मुस्लिम एकता की नींव रखे। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने बोलते हुए चरमपंथियों पर भी बड़ा बयान दिया। मिस्र के धार्मिक मामले से जुड़े मंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार गोमा ने इस पर जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया दो श्रेणियों में बंटी है। एक दुनिया तार्किक है और दूसरी दुनिया काल्पनिक, जिनका दुरुपयोग चरमपंथी और आतंकवादी कर रहे हैं। जो काल्पनिक है उसका दुरुपयोग हो रहा है। विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि देशभक्ति और अपने धर्म के प्रति वफादारी मुस्लिमों को एक झंडे के नीचे एकजुट होने की धारणा को तोड़ना चाहिए। इस तरीके से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ होना चाहिए और कट्टरपंथियों के भी खिलाफ होना चाहिए और इस तरीके से देशहित में और देशभक्त होकर अपने देश के साथ खड़े रहना होगा। भारत के मुसलमानों को भी इस स्टेटमेंट से सीखने की जरूरत है, जो लगातार उन कट्टरपंथियों का समर्थन करता है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और वह कहते हैं कि हम तो शरिया के कानून से चलेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। इन दिनों आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि जब कोर्ट का आदेश होता है तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जाना चाहिए, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में घुसने तक नहीं दिया जाता है। जहां कोर्ट कहता है कि MCD में शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण है और ऐसी जगह पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर चलने तक नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि यह देश हित में है जो लगातार उपद्रव चारों तरफ कर रहे हैं? यह जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या यह देश हित है या यह अपने कट्टरपंथ और चरमपंथ के हिसाब से ही चलना चाहते हैं? लेकिन अब जो यह सऊदी अरब में मीटिंग हुई है उसमें बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय मुसलमान इससे कितना सीखते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उन कट्टरपंथियों को करारा झटका लगा है जो ये सोच रहे थे कि भारत हो या कोई और देश, हम आतंकवाद फैलाएंगे और हर एक मुस्लिम देश हमारा समर्थन करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इस बैठक का समर्थन करते हैं तो आप अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
दोस्तों पाकिस्तान के बुरे हालातों के चलते अल्लाह रहम कर यही दुआ मांग रहा होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बैठा हर एक शख्स भी यही दुआ कर रहा होगा, क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही उजड़ी हुई है उस पर अगर बाढ़ की ओर मार पड़ जाए तो क्या होगा। दोस्तों बाढ़ का मतलब बीमारियों का देश पर अटैक करना है। पाकिस्तान पर कई अलग अलग बीमारियों का हमला मतलब अर्थव्यवस्था का और नीचे आ जाना। कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पाकिस्तान की हालत क्या पहले ही कम खराब थी, जो अब यह एक नई चुनौती पाकिस्तान के सामने आ खड़ी हुई है। दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में रुपये की गिरती कीमत और ज्यादा गिर गई है। बुधवार को पाकिस्तानी रुपया लुढ़कते हुए 240 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। जी हां, 240 प्रति डॉलर की हो गई है पाकिस्तानी रुपया की कीमत, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 1 अगस्त को पाकिस्तानी रुपये की कीमत 216.60 पैसे प्रति डॉलर थी। दोस्तों पिछले 14 वर्किंग डेज में पाकिस्तानी रुपया लगभग 12% तक गिर गया है, जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग स्टेज है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए अल्लाह ही मालिक है। 28 जुलाई को जब प्रति डॉलर के मुकाबले रुपया 248.94 पैसे था तो उसे सबसे निचला स्तर बताया गया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान करे तो क्या करे, डॉलर के मुकाबले किसी भी देश की करेंसी इतने नीचे आ जाना वाकई चिंता का विषय है। करेंसी का नीचे आने का मतलब है महंगाई का और ज़्यादा ऊपर आना। दोस्तों अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की जनता महंगाई से कुछ इस तरह त्रस्त है कि शहबाज शरीफ सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में भी 1 रुपया 45 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 235.98 पैसे से बढ़कर 237.43 पैसे हो गई है। शाहबाज सरकार का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से हुई है। दोस्तों यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। हालांकि लगता नहीं कि पाकिस्तान को इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का तो पूरा ध्यान भारत में आतंकवाद कैसे फैलाना है इसमें लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है कि भारत की नाक में दम कैसे करना है। उसके लिए पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़ जाए। दोस्तों पाकिस्तान पर कर्ज ही इतना है कि सुनकर आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान पर अगर कुल कर्ज की हम बात करें तो पाकिस्तान पर कुल कर्ज और देनदारी 59.7 ट्रिलियन रुपए की है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.9 ट्रिलियन रुपए यानी कि 25% बढ़ी है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी सरकार को जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों शहबाज शरीफ की सरकार की हालत तो हमने आपको बता दी है, वहीं इमरान खान साहब की सरकार में भी पाकिस्तान की आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि इमरान खान साहब की सरकार में पाकिस्तानी जीडीपी का 20 ट्रिलियन रुपए तक कम करने का वादा किया गया था। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ने 15 अगस्त को वित्त वर्ष 2021 और 22 का ऋण बुलेटिन जारी किया था, जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान कितनी तेजी से कर्ज के बोझ तले दब रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि एक समस्या से निजात मिलती है तो दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। पहले वित्तीय संकट के बाद राजनीतिक संकट ने भी पाकिस्तान को पूरी तरह से डुबा दिया है। काफी ज्यादा बारिश ने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया। बाढ़ की चपेट में आकर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिन लोगों के अस्थायी आवास थे उन लोगों के घर भी नष्ट हो गए। बाढ़ की वजह से करीब 3 करोड़ लोगों का जनजीवन व्यतीत है, जहां हालात हद से ज्यादा खराब है। दोस्तों पाकिस्तान अन्य देशों से मदद मांग रहा है। अमेरिका, यूएन, यूएई ने पाकिस्तान की मदद करी भी है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।